नमस्कार साथियों, आप सभी का अर्था स्कॉलर पे पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने 400 क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है। अब तक हमारे डे 17 यानी कुल 17 क्लासेस हो चुकी हैं। 17 क्लासेस हो चुकी हैं। इन 17 क्लासेस में हम टोटल 400 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज के इस सीरीज में हम अब 501 से लगा करके, सॉरी, 401 से लगा करके और 500 वाले सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जहां हम 400 से 500 यानी ये 100 क्वेश्चन का सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है। ये सारे सवाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के बाद, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 2000 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले करवाने का, तो जब हमारा पूरा पीवाईक्यू डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बने हैं, हम उन सवालों की तरफ मूव करेंगे, उन सवालों को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस पूरी जर्नी में ना हम सिर्फ सवालों को देख रहे हैं, बल्कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। जहां कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है, वहां हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। तो हम उस तरीके से इस पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ये पीवाईक्यू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको फायदा पहुंचाने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर क्लास में आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सवालों का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है। तो पिछले जहां क्लास हमने समाप्त की थी, इस क्लास को हम वहीं से बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 300 to 400 वाला जो टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका था। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी 401 से, यानी ये हमारी 1 से 100 तक की जर्नी चलेगी, जहां हम 401 से 500 वाला क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए सवाल नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पे है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। चार ऑप्शन, ये मतलब कॉलम वाले सवाल हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे है, वाटर डे है, वाटर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले जो आपको 100% पता है, उसके साथ इस सवालों को अप्रोच करेंगे। अगर बन जाता है काम, तो फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अगर नहीं बनता है, तो फिर हम मतलब तब हमें दूसरी तरफ जाना होगा। अदरवाइज अगर पहले से ही काम बन जाता है, तो हमें दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि 5 जून को मेरा बर्थडे होता है। ठीक है। हाँ। दूसरा यहाँ पे जो सबसे कॉमन है, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो बहुरूपिया सवाल है। बहुत अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है। ये कब होता है? ये 11 जुलाई को होता है। तो आइए देखते हैं इन दो ऑप्शन के साथ क्या हम सवाल को बना सकते हैं। ए का सेकंड, ए का सेकंड यानी एक ही ऑप्शन के साथ हम इस सवाल को 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको सीखते हुए भी चलना है, तो हम बचे हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है, वो 3rd मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे जो है, वो 22nd मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। बढ़िया सवाल था। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं कि अमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया। अच्छा, हाई बर्थ रेट के कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इंडिया में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहे हैं? ऑप्शन क्या क्या देके रखा है? लार्ज स्केल पॉवर्टी, ठीक है, हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर मैरिज। तो देखिए लार्ज पॉवर्टी तो रहा ही है। ठीक है। हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल ये भी रहा है। और प्रिवेलेंस ऑफ अंडर मैरिजेज, ये भी एक रहा है। तो इसमें तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है, वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर हम अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे विजुअल है कि विच अमंग द फॉलोइंग कर्व इज यूज्ड टू डिपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की कुल 4 थ्योरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है। मैंने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ की 4 थ्योरी हमें कुल मिला करके अपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है। ठीक है। जिसमें शुरुआत हमारी माल्थस के साथ होती है, आपको माल्थस की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है।
माल्थस के बाद आपको लॉजिस्टिक कर्व जो होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व पॉपुलेशन ग्रोथ की जो थ्योरी है हमें वो पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है ब्लेकर की थ्योरी, 5 स्टेज थ्योरी है, ब्लेकर की थ्योरी पढ़ना है। हमें मार्क्स की पॉपुलेशन थ्योरी पढ़नी है, और हमें कैनन की और डाल्टन की जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी है, ये कुल 5 थ्योरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में, ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 थ्योरी हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ हम लॉजिस्टिक कर्व को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपसे लॉजिस्टिक कर्व से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जो लॉजिस्टिक कर्व बेसिकली बताता है कि हमारी आउटपुट के साथ हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। तो ये जो लॉजिस्टिक कर्व है ये बताता है कि जो ग्रोथ का कर्व होता है वो सिग्मोइड कर्व होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉजिस्टिक कर्व पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सिग्मोइड कर्व होता है। तो यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इन चारों में से लॉजिस्टिक कर्व बेसिकली हमें बताता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो इट इज एन एक्चुअल मेजर ऑफ फर्टिलिटी। तो ये एक्चुअल मेजर ऑफ फर्टिलिटी का नहीं होता है, ये पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी को बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा, ना कि ए जवाब होगा। तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या बताता है? ये पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रॉस फर्टिलिटी रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। टोटल बर्थ इन अ ईयर, और इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे वुमेन्स जो 15 से लगा करके 49 के एज में होते हैं, और इंटू 100, इस फार्मूला से हम ग्रॉस फर्टिलिटी रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले बेस मैथ द कॉलम आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर से जरूर देख के जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी रियलाइज्ड व्हेन गवर्नमेंट प्रमोट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा 15 से लगा करके 64 ईयर तक, यानी 64 साल तक जो एज ग्रुप होता है, इसको हम एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कंसीडर करते हैं। इंडिया के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 15 से 64 साल वाले उम्र की संख्या उसमें ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये फायदेमंद किसी देश के लिए कब होगा? जब हम इन 15 से 64 साल वाले लोगों के स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है, उन्हें ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली चाइना इसलिए आगे है क्योंकि उनके यहाँ यूथ पॉपुलेशन तो हमारे कंपेयर में नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने भी यूथ है उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है। तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम उनके स्किल पे ध्यान देंगे, उनके स्किल को प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आसान सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है कि द बैंक विच आर इम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लिंक्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप आर, कौन कौन से हैं? ठीक है। तो कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक ओनली, नहीं, गलत जवाब हो जाएगा। रीजनल एंड कॉमर्शियल, नहीं, इसमें कोऑपरेटिव को छोड़ दिया है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, देखिए इसमें कॉमर्शियल बैंक को छोड़ दिया है, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। तो ये तीनों हैं, कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये लास्ट वाला आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। बढ़िया सवाल है कि विच among द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि मनी सप्लाई किस तरीके से बढ़ेगा? चार तरीके बताए गए हैं, आपको पहचानना है कि किस तरीके से हम मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा सकते हैं। पहला है कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक।
अगर सेंट्रल बैंक, मान लेते हैं ये हमारा आरबीआई है, इसने क्या किया है कि पब्लिक को, ए बी सी डी इधर पब्लिक है, इसने इसको सिक्योरिटी बेच के रखा है और इनसे पैसा लेके रखा है। तो अगर दोबारा से अपना सिक्योरिटी क्या करेगा, पब्लिक से क्या नाम है, खरीदेगा, परचेस करेगा, तो इसको पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि इस केस में हमारा मनी जो है वो आरबीआई से पब्लिक के पास जा रहा है, यानी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो फर्स्ट तो हमारा श्योर श्योर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट किस में दे के रखा है, ए और सी में दे के रखा है, यानी दो ऑप्शन तो हम यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। भाई जब हम अपना पैसा बैंक में जमा कर देंगे तो लिक्विडिटी चली जाएगी इकोनॉमी से, यानी सप्लाई तो खत्म होगा, बढ़ेगा तो है नहीं, डिक्रीज होगा इस केस में। तो सेकंड हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो सेकंड के लिए हमें जाना भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थ्री देखते हैं कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अब अगर आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ये गवर्नमेंट को उधार पैसा दे रहा है, तो यानी गवर्नमेंट वो पैसा क्या करेगा, एक्सपेंडिचर के तरीके से यूज होगा। तो इससे भी अब गवर्नमेंट रोड बनाए, अस्पताल बनाए, पैसा तो इकोनॉमी में आएगा। तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरे ऑप्शन से हम आप जान सकते हैं कि इस केस में भी हमारा मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगा। पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल ध्यान से देखिए, एसएलआर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एसएलआर क्या होता है। ठीक है, एसएलआर बेसिकली क्या होता है, एसएलआर हमारा ध्यान रखिएगा, जो एसएलआर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, वो हमारा होता है एक्सेस रिजर्व प्लस आईएस, यानी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में बेसिकली, और होता है सीएबी, करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं अपने टोटल डिपॉजिट से। टोटल डिपॉजिट का क्या मतलब है कि जो हमारा टाइम डिपॉजिट प्लस एफडी दोनों को मिला करके उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, ये सवाल कई बार रिपीटेड है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम लोग 400 क्वेश्चन कर चुके हैं 2000 के इस सीरीज में, 500 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी आपको कुछ सवाल रिपीटेड दिखने लगेंगे। तो जो जो सवाल रिपीट हुए हैं, आप उन सवालों को मार्क करते हुए चलें, क्योंकि हो सकता है वो आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस किस पे लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है ये मोटर व्हीकल पे बेसिकली लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, अब ये आपके स्क्रीन पे प्रॉपर विजुअल है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि द कोच थ्योरम सजेस्ट दैट प्राइवेट नेगोशिएट विल लीड द करेक्शन ऑफ मार्केट फेलियर। बेसिकली आपको पता होगा कोच थ्योरम के बारे में, कि कोच थ्योरम ने मार्केट फेलियर का सजेशन किस तरीके से दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए किसी की गाय है, किसी की खेत है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि किसकी गाय है, किसकी खेत है, तो अगर गाय किसी के खेत को नुकसान पहुंचा दे रही है, तो दोनों आपस में निगोशिएट कर लेंगे, जिसने नुकसान पहुंचाया है वो उसको कंपनसेट कर देगा, और जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। इस केस में हमारा मार्केट फेलियर नहीं होगा। इस तरीके के मार्केट फेलियर का सोल्यूशन जो है वो कॉस्ट थ्योरम में दिया गया। ठीक, तो आइए ऑप्शन को एक बार देखते हैं क्या क्या है। ओनली अ फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व, बिल्कुल कुछ ही लोग इन्वॉल्व होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन होना चाहिए। भाई गाय डिफाइन ही नहीं किसका है, तो फिर कौन कंपनसेट कराएगा, और डिफाइन ही नहीं है खेत किसका है, तो किसको कंपनसेशन मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल 100% सही है। पूरे थ्योरी का कोर आइडिया जो है, जो बेस है, फाउंडेशन है, वो प्रॉपर्टी राइट पे ही बेस है। नेगोशिएशन कॉस्ट जो है वो लो, बिल्कुल लो हो, जीरो होता है, तभी बेसिकली ये मार्केट फेलियर से हम बचेंगे। अगर दोनों का नेगोशिएशन कॉस्ट कुछ पड़ने लगेगा तो फिर थ्योरी का एजम्पशन ही फुलफिल नहीं होगा, थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। लास्ट क्या देके रखा है कि पीपुल हैर हैविंग एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अरे भैया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल। उर्जित पटेल का रिकमेंडेशन मॉनेटरी पॉलिसी पे कब आया है, ये 2014 में आया है। ठीक है,
इन्होंने क्या क्या दिया है, एक तो सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है इन्होंने तय किया कि 4% और +-2 होना चाहिए, यानी प्लस ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाए और माइनस ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाए। ये सबसे ज्यादा इनके रिकमेंडेशन में ये फेमस हुआ था। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन बेसिकली इनके द्वारा दिए गए थे। तो एक ये है कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, बिल्कुल। एफआरबीएम कमेटी से लगा करके बहुत सारी कमेटियों ने रिकमेंड किया है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए और हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5 है और हम इसको 3% अपने जीडीपी का 3% लाने का बेसिकली प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है इन्फ्लेशन एंकर एट 4%, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 ± 2 पे बात की गई है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी सही है। Providing adequate liquidity in the money and capital market, pegging the exchange value of Indian currency। नहीं नहीं, इसके बारे में बात नहीं की गई है। पहला दूसरा तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे विजुअल है कि ओरिजिनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द एसएलआर कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम आपको पता है कि 40%, और जिस समय इस सवाल आया था उस समय बेसिकली 25 और 40 का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। ये जो नरसिम्हा कमेटी आई थी, नरसिम्हा कमेटी दो बार फॉर्म की गई है, एक 1992 में, एक 1997 1998 के दौरान। उस वाले में ये बात कहा गया था कि हमारा एसएलआर 25% होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स अगर ये जाए तो 40% होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पे विजुअल है। ठीक है, सवाल नंबर 13 हमारे काम का नहीं है क्योंकि बहुत पुराने डेटा पे ये सवाल पूछा गया है, 2015 के इन्फ्लेशन रेट के डेटा पे सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल है कि द ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब लॉस लॉस को रिकवर करना होता है तो बेसिकली कौन से मेथड इसमें से यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान रहे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, चूंकि आपको पता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में फ्लक्चुएशंस बहुत हुआ करते हैं, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट में तीन तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं। एक होता है हेजिंग, एक होता है हमारा आर्बिट्रेज, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि अभी $1 बराबर 85 रुपए है। ठीक है, अब आज के 2 महीना बाद $1 बराबर 90 रुपया होगा, 92 होगा, 95 होगा, या घट के 70 रुपया होगा। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसमें रिस्क होता है। तो हेजिंग इस रिस्क से बचने के लिए ये करता है कि हम $1 बराबर आज ही के रेट पे अपना ट्रेड का डील डन कर देते हैं। तो ये 85 रुपए पे डन कर दिया जाता है, यानी ये बेसिकली रिस्क कवर के लिए हम हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हमें फ्लक्चुएशंस में नहीं फंसना है। जबकि आर्बिट्रेज क्या करते हैं, आर्बिट्रेज बड़े जानकार आदमी होते हैं, इनको पूरे मार्केट की जानकारी होती है। लाइक कि ए, बी, सी, डी चार अलग अलग मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसी का मार्केट लगता है, फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। तो जिस मार्केट में ये सबसे सस्ते दाम पे बेची जाती हैं, जो आर्बिट्रेज वाले होते हैं, यहाँ से उस करेंसी को ये बाई करते हैं, और जिस मार्केट में सबसे महंगे रेट पे बेचा जाता है वहां पे इसको ये सेल करते हैं। तो करेंसी को चीपेस्ट प्राइस पे खरीदना और उसको महंगे दाम पे बेचना और इस तरीके से प्रॉफिट कमाने का काम जो होता है वो आर्बिट्रेज का होता है। अब स्पेकुलेशन आर्बिट्रेज से कैसे अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि $1 बराबर 85 रुपए मान लेते हैं कि अभी है। स्पेकुलेशन जो होता है वो इस बात पे होता है कि $1 बराबर भविष्य में 90 जाएगा कि 95 जाएगा। इस पे बेसिकली लोग दिमाग लगा के बैठे हैं और इस चीज पे सट्टेबाजी की जाती है। कुछ लोग चढ़ाव पे बात करते हैं कि बढ़ेगा, कुछ होते हैं जो नीचे गिरेगा, इस चीज पे पैसा लगा के रखते हैं, इस चीज से प्रॉफिट बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारा स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ रिस्क कवर करने की बात कही गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हेजिंग हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से कभी आप कोई सवाल गलत नहीं करेंगे।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर क्या होता है? तो ये हमारा M3 होता है, जिसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है। M3 कैसे निकाला जाता है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, बता देता हूं मैं। ठीक है। M1 कैसे निकाला जाता है, जिसको हम नैरो मनी कहते हैं? कैसे निकाला जाता है भैया? तो नैरो मनी हम कैसे निकालते हैं? नैरो मनी हमारा होता है करेंसी विथ हेल्ड पीपल। पीपल के साथ जो करेंसी होती है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें हम डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट की लिक्विडिटी टाइम डिपॉजिट से काफी ज्यादा होती है, तो ये हाईली लिक्विड होती है, तो इसमें हम डिमांड डिपॉजिट को कंसीडर करते हैं। प्लस और दूसरे तरीके की डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होती है, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, इसको हम M1 में कंसीडर करते हैं। ठीक है। एक हमारा ब्रॉड मनी होता है। ब्रॉड मनी M1 से सुपीरियर कैसे होता है? M3। तो देखिए इसमें M1 के तो सारे जो जो M1 में इंक्लूड किए जाते हैं वो सब कुछ तो इंक्लूड किए ही जाते हैं, साथ में इसमें टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया जाता है। हमने देखा वहां सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था, यहाँ टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। तो M3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 15 आसान सवाल है। ठीक है। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्या भैया सवाल कह रहा है कि सिक कंपनी इज डिफाइंड एज वन which accumulated losses in any financial year are equal to more than 50% of its average net worth during previous 4 फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल, रिस्क कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जो पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ईयर के एवरेज में 50% या उससे ज्यादा का लॉस उस फर्म को हो रहा है, उस कंपनी को हो रहा है, तो फिर हम उसको सिक कंपनी के तरीके से कंसीडर करते हैं। ठीक है। आपके लिए सवाल है कि सिक कंपनी को ठीक करने के लिए भारत में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट तो सही है कि द गवर्नमेंट सेटअप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल, अच्छा दे ही दिया है, रिकंस्ट्रक्शन इन 1987, देखिए वो वही दे दिया है। तो पहला और दूसरा हमारा दोनों सही हो जाएगा। गोस्वामी कमेटी बेसिकली बनाई गई थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 17 की तरफ अगर हम बढ़ें कि among other things which one of the following was the purpose for which दीपक पारेख कमेटी किस लिए बनाया गया था? क्या बात है, दीपक पारेख कमेटी किस लिए बनाया गया था? ठीक है, क्या क्या है? टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, नहीं भैया ये तो नहीं था। क्या टू सजेस्ट द मेजर ऑफ फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो यूटीआई बनाया गया था वो बेसिकली इन्हीं के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ठीक है। जो म्यूचुअल फंड की तरीके से काम करता है, 1963 में बनाया गया था। ठीक है। तो सवाल नंबर 17 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 18 एनपीए से पूछा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से पूछा है। क्या पूछा है भैया कि कारण क्या है? राइजिंग एनपीए आर ड्यू टू स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से एनपीए राइज हुआ है, बिल्कुल राइज हुआ था। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है लोअर एनपीए इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर वाले जब आपको लोन देते हैं तो जितना लोन देते हैं उससे कई गुना ज्यादा सिक्योरिटी रख लेते हैं, तो उनका पैसा जो है वो एनपीए में उतनी आसानी से तब्दील नहीं किया जाता है। पब्लिक सेक्टर से क्या होता है कि कई बार सरकार आपके पैसे माफ कर देती है, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर का एनपीए ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइजिंग एनपीए आर ड्यू टू ड्रॉट इन इंडिया, नहीं नहीं, ये कारण नहीं है। पहला दूसरा बिल्कुल सही कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 19 की तरफ चलें। क्या बढ़िया सवाल है कि विच among the following economists considered the rate of interest to influence transaction demand for money, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करता है, इन चारों में से किसने एक्सप्लेन किया है? ठीक है। तो किन्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किन्स ने बेसिकली 3 तरीके के डिमांड के बारे में बात की है। एक तो हमारा प्रिकॉशनरी होता है, जो हम किसी आपत्ति या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे की डिमांड करते हैं।
एक तो हमारा ट्रांजिटरी होता है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसों की डिमांड करते हैं कि बच्चों की फीस भरनी है, खाने हैं, इस सब के लिए जो बैंक से पैसा लेके आते हैं। तीसरा उन्होंने स्पेकुलेटिव डिमांड के बारे में बात किया है, जो बेसिकली सट्टा खेलने वाले लोग होते हैं, वो उसकी डिमांड करते हैं। तो यहाँ बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन डिमांड को नहीं इफेक्ट करता है। ट्रांजेक्शन डिमांड जो है वो एज पर कीन्स वो हमारे इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि आप इनका जो कर्व होता है वो बेसिकली इस तरीके का होता है कीन्स का। ठीक है। जहां पे ये धन हमारा क्या होता है, इनकम होता है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस एक्सिस पे कंसीडर करते हैं तो हमारा जो ग्राफ बनता है ये वर्टिकल बन जाता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे ही गलत हो गया। फिशर फिशर हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फिशर ने तो बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो है वो बॉमेल है। बॉमेल के थ्योरी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि बॉमेल की थ्योरी से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो मैं शॉर्टली बॉमेल के थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉमेल क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। बॉमेल्स थ्योरी को बहुत ही शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। इनके सीधे फार्मूला लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो मनी डिमांड होता है, बेसिकली क्या फार्मूला दिया इन्होंने, 2 BY पॉन, अगर हम बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं, देखिए दो फैक्टर इन्होंने बताया है। एक तो ये कि जब हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है ना भैया। दूसरा, जब हम बैंक जाते हैं तो हमारा कुछ खर्चा होता है कि नहीं, कि हम जब बैंक जाते हैं तो हमारा टाइम जाता है, ब्रोकरेज फी देना पड़ता है। तो इन्होंने दो फैक्टर के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी की सैलरी 40,000 रुपए है महीने की। ठीक है। तो अगर महीने के 1 तारीख को सैलरी है और 1 तारीख को उसने पूरा 40,000 रुपये अपना निकाल लिया, तो उसको इंटरेस्ट रेट उस महीने का बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। तो इस केस में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि इंटरेस्ट रेट चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट उसको नहीं मिलेगा। जबकि क्या है कि दूसरी तरफ ब्रोकरेज फी बच जाएगा, बार बार उसको बैंक नहीं जाना पड़ेगा कि एक हफ्ते का वो पैसा निकाल के लेके आए और फिर अगले एक हफ्ता जाए, तो ब्रोकरेज फी बच जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो अपने 40,000 को इस तरीके से निकाले कि उसने एक हफ्ता के लिए 7,000 रुपए, मान लिया एग्जाम्पल के लिए 7,000 रुपए वो निकाल रहा है। ठीक है। बैंक में 33,000 रुपए पे उसको एक हफ्ते का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले एक हफ्ता के लिए वो 7,000 रुपए निकाल रहा है। फिर उनको बाकी पैसे पे जब तक उस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि इस पे किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, मनी डिमांड हमारी इस केस में किस तरीके से एक दूसरे पे इफेक्ट करती है, उसके बारे में बॉमल ने एक्सप्लेन किया। बॉमल ने कहा कि इंटरेस्ट रेट से ये हमारा इन्वर्सली रिलेटेड होता है। यानी जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा, हम बैंक से उतना कम पैसे की डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा तो हम कहेंगे कि भैया बैंक में ही पैसा रहने दें। ठीक है। दूसरी तरफ इनकम ब्रोकरेज फी से क्या होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जितना ज्यादा ब्रोकरेज फी रहेगा, हम उतना बैंक जाने से बचेंगे। हम सोचेंगे कि पैसा एक ही बार में निकाल लेते हैं, बार बार बैंक जाएंगे, ज्यादा ब्रोकरेज फी देना पड़ेगा। तो ये ब्रोकरेज से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, जबकि इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मोनेटरिस्ट डिसएग्रीड विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस। बिल्कुल। मोनेटिस्ट यानी फ्रेडमैन ने तो भाई क्रिटिसाइज किया है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। क्यों भैया किया है? कारण क्या बताया है कि देयर इज नो यूनिक corresponding इन्फ्लेशन रेट विथ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एज पर फ्रेडमैन हमारे लॉन्ग रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो रिलेशन है, ये एकदम वर्टिकल हो जाता है, कोई रिलेशन नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है भैया, कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन। तो ऑप्टिमल टैक्सेशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये भी रिपीटेड सवाल है आई थिंक। अब चूंकि आपने 400 सवाल प्लस कर लिए हैं, तो कुछ सवाल तो अब आपको रिपीटेड दिखेंगे। ठीक है। तो ये कौन है? ये जी मैंक्यू ने ऑप्टिमल टैक्सेशन की थ्योरी दी है। जबकि इफेक्टिव टैक्सेशन की थ्योरी किसने दी है? जानते चलिए। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, उर्सुला हिक्स जी ने क्या दिया है? इफेक्टिव टैक्सेशन की थ्योरी दी है। ठीक है। डाल्टन की कौन सी थ्योरी है? डाल्टन की थ्योरी का नाम है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं सारे ऑप्शन क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। सवाल नंबर 22 को एक बार देखते हैं कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट
द स्टडीज ऑफ पॉवर्टी आर मेड बाई। पॉवर्टी पे कौन कौन सी कमेटी बनी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ठीक है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। बी डाल्टर, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे। इतनी कमेटी बनी है पॉवर्टी पे भारत में। बी, बी मतलब होता है बर्धन, ठीक है। डी फॉर डाल्टर, डाल्टर की कमेटी बनी है, ठीक है। अलग कमेटी बनाई गई है, ठीक है। एल फॉर लकड़वाला कमेटी बनाई गई है। टी फॉर तेंदुलकर कमेटी बनाई गई है। और आर फॉर रंगराजन कमेटी बनाई गई है। तो ये इतनी कुल कमेटी पॉवर्टी से रिलेटेड के लिए बनाई गई है। कितनी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। आप भी डाल्टर करके शॉर्ट फॉर्म अपना बना करके याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा भैया दिया है? दंडेकर दिया है, पहला ऑप्शन हमें दिख गया। वर्धन भी दिया है, दूसरा ऑप्शन भी दिख गया। पहला दूसरा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो वो आपको आंख बंद करके इस ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। सवाल नंबर 23 की तरफ एक बार बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 जो है वो, अकॉर्डिंग टू पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस विच एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर टाइम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, ठीक है। तो पीकॉक वाइसमैन ने अपने 3 हाइपोथेसिस से पब्लिक एक्सपेंडिचर के बेसिकली किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। कौन-कौन से बेसिकली हैं इनके इफेक्ट? एक तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। जब हम पुराने टैक्स से, ओल्ड टैक्स से नए हायर टैक्स पे शिफ्ट होते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा गया है। कंसंट्रेशन इफेक्ट, अच्छा ये होता कब है? जैसे वार के सिचुएशन में कोई आपदा आ गया तो इस केस में सरकार ज्यादा टैक्स लेना स्टार्ट करती है। दूसरा कंसंट्रेशन इफेक्ट के बारे में बात किया गया है कि जैसे वार का टाइम आया तो सेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। फिर हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट है कि वार के टाइम पे जो टैक्स बढ़ जाता है, वार खत्म होने के बाद वो टैक्स पुनः कम नहीं होता है, जिसको इन्होंने 3 अलग-अलग तरीके से इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। तो सवाल नंबर 23 का ए और आर दोनों सही है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक। अगला भैया क्या है कि विच फाइनेंस हैज इशूड फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए फॉरेस्ट कवर 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, इसको रिकमेंड किया है फॉरेस्ट कवर के बारे में, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, याद करते हुए भी जाना कि किस फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है, चेयरपर्सन कौन रहे हैं। लाइक कि 15 के एनके सिंह थे, उससे पहले विजय कालेकर थे, उससे पहले कौन था, कोई रेड्डी करके थे आई थिंक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जाना है, ठीक है। सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ये हमारे आज के इस सेशन का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, 3 टैक्सेस, 4 टैक्सेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनका किस तरीके से शेयर है, ठीक है। तो देखिए सर्विस टैक्स सबसे कम है, तो थर्ड थर्ड इसमें लास्ट दे के रखा है, तो ऑप्शन तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है, लेकिन अभी के बजट के सिनेरियो को देखेंगे, चूंकि ये पुराना डेटा है। अभी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टैक्स हमारा, सबसे ज्यादा जो मतलब बेसिकली टैक्स आ रहा है वो जीएसटी से आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स 22%। फिर हमारा इनकम टैक्स से आ रहा है करीब करीब 19%। और फिर हमारा कारपोरेशन टैक्स से आ रहा है 17%। लेकिन चूंकि ये पुराना डेटा पे पूछा गया है, तो उस समय कारपोरेशन टैक्स ज्यादा रहता था इनकम टैक्स से, तो हमारा पहला कारपोरेशन टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स हो जाएगा। यानी सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम सही जवाब, ठीक है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले डिस्कशन को मतलब बचे हुए क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अपने 25 सवालों में कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा। आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन का सोर्स होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।